वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बबीता मिश्रा मिसेज इंडिया 2021 की विजेता बनी है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि बबीता मिश्रा जो संबंधित है ये बिहार के किशनगंज जिले से संबंधित है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें, किशनगंज हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसी आधार पर यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ई को सिलेक्ट किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग इसे लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। ये जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। आज है 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लेकिन यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक सारे मंथ का करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल पर विजिट करके सारे माह के करंट अफेयर्स के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अदालत में याचिका दायर की गई है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब मैं आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से एक जनसभा में कहा था कि अब्बाजान कहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों के दौरान गरीबों का राशन खाते थे, किंतु अब उनकी सरकार ने इस तरह की प्रथा को बंद कर दिया है। ये कथन जो कहा गया था ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था, जिसके बाद इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट में ऐड किया है कि जिसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हाल ही में मुजफ्फरपुर जिला अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी जो याचिका दायर हुई है मुजफ्फरपुर जिला अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यह याचिका दायर की गई है। ये आप यहाँ से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर जिले के बारे में एक प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है यहाँ पर मैंने उसे ऐड किया है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर ब्लॉक में 103 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेगा फूड पार्क का निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये निर्माण कार्य शायद ये शुरू भी हो चुका है, मंजूरी अभी हाल ही में दिया गया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसकी जो लागत है ये 103 करोड़ रुपए से इसका निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर ब्लॉक में ये मतलब कि मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बिहार के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी दे दूं जो कि छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जब यहाँ पर आप भारत वाले मैप में देखेंगे तो ये आपको बिहार की स्थिति देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि बिहार की चौहद्दी क्या है, ये आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। जब आप बीपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहार की चौहद्दी बताइए। तो मैं आपको बता दूं बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये आप यहाँ पर याद रखिए। तो अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ साझा होती है। ये सारी जानकारी आप यहाँ पर बिहार की भौगोलिक दृष्टिकोण से याद रखिए। अब यहाँ पर हम जानेंगे बिहार की राजधानी पटना। आप भी जानते हैं ये बहुत आसान है, सब जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। और राज्यपाल है वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्य का पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी बात आपको ध्यान रखना, चूंकि यह राज्य के पक्षी है तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट है राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अगर हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जिस वक्त यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जब बंटवारा हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, तो उस समय झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ये संपूर्ण भूभाग का यानी कि बिहार और झारखंड के संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड
झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और उसके बाद बिहार का जो क्षेत्रफल बचा, यानी कि मूल रूप से बिहार का जो क्षेत्रफल बचा, ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और झारखंड की चर्चा हो चुकी है, तो झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी, ये भी ध्यान रखिए। और अगर हम बिहार की राजभाषा की बात करें तो बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार विधान परिषद की 75 सीटें, लेकिन विभाजन से पूर्व यानी कि 15 नवंबर 2000 से पूर्व अगर हम बात करें तो बिहार विधान परिषद की जो सीटें थी ये 96 सीटें थी, ये भी ध्यान रखिए। और विधानसभा की वर्तमान में 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ की जो प्रमुख लोक नृत्य है ये जाट, जाटिन, कजारी, बनवरिया और विदेशिया बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। ये जो पॉइंट है कि बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में ये आपको फंसा सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे आपको फंसाया जा सकता है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसे कि आपके एग्जाम में आपका प्रश्न रहेगा कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए में डाल देगा बोधि वृक्ष, और ऑप्शन नंबर बी और सी में कुछ अलग चीज रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी में आपका डालेगा बोधि वृक्ष, जो कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये रहेगा ऑप्शन में। जब आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे बोधि वृक्ष, तो आपको लगा कि ये ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर इसका सही होगा, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वास्तव में इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। तो बीपीएससी परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं हर बार, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी तरह मतलब फंसाने के लिए दिया जाता है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे चीजों को, तो आपका 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड जीता है। यह भी प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पहलवान दीपक कुमार का संबंध बिहार के खगड़िया जिले से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के रोहियार गांव के निवासी पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और उन्हें यह पुरस्कार जो मिला है, यह पुरस्कार उन्हें दानापुर में दिया गया है। पहलवान दीपक कुमार ने 2016 में कुश्ती के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद 2016 और 18 में खगड़िया गौशाला के प्रसिद्ध दंगल में सर्वश्रेष्ठ पहलवान का खिताब उन्हें मिला था। यानी खगड़िया जिला स्तरीय जो मतलब ये प्रतियोगिता होता है उनमें 2016 और 18 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ पहलवान का खिताब दिया गया था। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हो रही है बिहार के खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले को हम लोग यहाँ पर बिहार वाले मैप पर देखेंगे। जब बिहार वाले मैप पर आप खगड़िया की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको खगड़िया की स्थिति देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि खगड़िया जिले की सीमा कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भागलपुर से। तो भागलपुर 1, मधेपुरा 2, सहरसा 3, दरभंगा 4, समस्तीपुर 5, बेगूसराय 6 और साथ ही साथ मुंगेर 7। तो कुल मिलाकर हम बात करें खगड़िया जिले की जो सीमा है ये 7 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको पूछा जाए आप किस जिले से संबंधित हैं और उस जिले की चौहद्दी बताइए, और जिले की मतलब जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ लगती है, अपने जिले के बारे में बताइए, क्या वहां पर मतलब फेमस है। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी जानकारी याद रखना होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये जान लेते हैं खगड़िया जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और उनमें से मुंगेर भी एक प्रमंडल है, और मुंगेर प्रमंडल का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है ये मुंगेर है। और इसके तहत 6 जिले आते हैं, जिनमें कि मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। ये 6 जिले मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख लीजिए मुंगेर प्रमंडल कहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही मुंगेर प्रमंडल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खगड़िया जिला है। दोनों की सीमा आपस में साझा होती है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि किस देश ने हाल ही में गॉफेन 502 नामक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। गॉफेन 502। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में चीन सरकार ने गॉफेन 502 नामक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसे उत्तरी चीन के स्वांगसी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया चीन के उत्तरी प्रांत जो कि स्वांगसी प्रांत कहलाता है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। यह उपग्रह चीन द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला में 24वां उपग्रह है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की निगरानी करेगा और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी को बढ़ावा देगा, और इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में चीन सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है। तो इसे संघाई अकादमी ऑफ स्पेस लाइट टेक्नोलॉजी यानी कि SAST द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो गॉफेन 502 नामक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो लॉन्च किया गया, ये अभी हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया और इसे जो विकसित किया गया ये संघाई अकादमी ऑफ स्पेस लाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च मतलब कि तैयार किया गया, विकसित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न के निम्न में से किसे हाल ही में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नाम आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से परिचित होंगे इस नाम से। तो यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 3 साल के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों यानी कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि आपको ये ध्यान रखना ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इन्हें अभी हाल ही में इस पद पर अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इससे पहले वे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल भी थे। तो आप यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट को देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला आपको दोनों यहाँ से याद रखना है। जिस प्रकार से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसी आधार पर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सारी चीजों को याद रखिए और आप इसका नोट जरूर तैयार कीजिए। जो लोग यहाँ पर नोट से तैयार नहीं कर सकते उन लोगों के लिए बता दूं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसका PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन यहाँ पर अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक यानी कि जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में किन के द्वारा अभी जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारती प्रवीण पवार के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया, यानी कि डिजिटल घड़ी यानी कि जो जनसंख्या घड़ी है इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक विकास संस्थान में किया गया। यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान प्रदान करने के उद्देश्य से जनसंख्या घड़ी यानी कि पॉपुलेशन क्लॉक को लॉन्च किया गया है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत की जनसंख्या में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है मिनट दर मिनट, तो उसके मतलब कि एक प्रकार से अनुमान प्रदान करने के उद्देश्य से ही मतलब इसे लॉन्च किया गया है। अभी आपको ध्यान रखना ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के द्वारा लॉन्च किया गया। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक यानी कि जनसंख्या घड़ी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य भी आप यहाँ पे याद रखिए। मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो चीजें आप यहाँ पर देखते हैं समझते हैं उसे ध्यानपूर्वक समझिए और देखिए, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैं सारी चीजों को इसका इमेज भी अपलोड करता हूँ ताकि आप उस चीज को देखें तो आपके माइंड में क्लिक हो, हाँ पहले मैंने ये प्रश्न ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मतलब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको सारे प्रश्नों में टाइम लेता हूँ। जो लोग को अच्छा लगता है वीडियो वो लोग देखें, अन्यथा यहाँ पर जो लोग फास्ट देखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सीरीज नहीं है, वो लोग दूसरे जगह प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। भारत और किस देश ने हाल ही में अपना छठा समुद्री मामलों का संवाद यानी कि मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग आयोजित किया है। भारत और किस देश ने? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और जापान ने अपना छठा समुद्री मामलों का संवाद यानी कि मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग आयोजित किया है। आपको ध्यान रखना भारत और जापान ने संयुक्त रूप से किया है और यह संवाद आभासी या फिर वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया। ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस संवाद में क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा, वातावरण के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों के क्षेत्रों में विकास पर आदान प्रदान आदि विषय पर चर्चा हुई है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, ये आपके मेंस एग्जाम भी आपकी मदद करेगा। हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत जापान समुद्री वार्ता का पहला दौर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका पहला दौर जो आयोजित हुआ था ये 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और पहले दौर की बातचीत के दौरान दोनों देशों ने अधिग्रहण और क्रॉस सर्विंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये आप ध्यान रखिए। और इस समझौता, ये जो समझौता था एक दूसरे के सैन्य ठिकानों तक पहुंच की अनुमति देता है। इस समझौते के तहत ये सारी बातें निकलकर सामने आती है जो कि याद रखने लायक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस तरह का मतलब समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अब मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना है और यह राज्य में यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए एक मतलब प्रदूषण मुक्त यातायात का प्रमुख साधन बनेगा और इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसे शुरू किया गया, ये समझौता किया गया है।
अब यहाँ पर जान लेते हैं इसके तहत प्रथम चरण में से राज्य के 7 रोपवे, जिनमें कि केदारनाथ रोपवे, नैनीताल रोपवे, हेमकुंड साहब रोपवे, पंचकोटी से नई टिहरी, ओली से गोरसू, मुंशियारी से खालिया टॉप तथा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर गठन एवं निर्माण की कार्यवाही राज्य सरकार के साथ मिलकर की जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये सारी चीजें की जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 7 रोपवे का मतलब यहाँ पर 7 रोपवे के लिए समझौता किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, और इस तरह का समझौता करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है भारत के उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है जो कि हाल ही में कुछ चीज़ें अपडेट हुई है, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो भारत वाले मैप पर आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड की स्थिति है। उत्तराखंड का जो पुराना नाम है यानी कि पूर्व का नाम है, ये आपको ध्यान रखना, उत्तरांचल इसका पुराना नाम है, और यह उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में अभी वर्तमान में 13 जिले हैं और यहाँ की जो राजभाषा ये हिंदी और संस्कृत है, जबकि बिहार की राजभाषा की बात करें तो बिहार की राजभाषा प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में राज्यपाल जो बने हैं उत्तराखंड के, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सेवानिवृत्त हैं, और ये इनका नाम है गुरमीत सिंह। अभी हाल ही में ये उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले का न्यूज है, मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के, ये भी ध्यान रखिए। और उत्तराखंड में विधानसभा की 71 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें, और उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी संबंधित जानकारी उत्तराखंड से संबंधित आप यहाँ पर याद रखें। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से अभी हाल ही में रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर सारे को देख सकते हैं। आप इन सभी को मंगाकर अपनी तैयारी घर बैठे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप हमारे ई बुक को मंगा करके अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा, आप यहाँ पर मैसेज करके इस बारे में डिटेल में जान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला ट्रैवल शो निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में हाल ही में शुरू हुआ है? भारत का पहला ट्रैवल शो निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में हाल ही में शुरू हुआ है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी हाल ही में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत का पहला ट्रैवल शो कोलकाता में शुरू किया गया जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत देश के सबसे पुराने टूरिज्म प्रदर्शनी को देखी जा सकती है और इसका उद्घाटन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया गया और इसमें 17 राज्य के 100 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिनिधि शामिल हुए। ये आपको ध्यान रखना, 17 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न एक और मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, जो कि आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे होंगे, ठीक है। तो हाल ही में लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर यानी कि 11,562 फीट की ऊंचाई पर मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया था, जो कि मोबाइल मूवी थिएटर था। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी कुछ दिन पहले ही दिया था, ठीक है। ये ध्यान रखिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है लद्दाख से संबंधित, जो कि यहाँ पर मैंने ऐड किया है। और भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी टावर का निर्माण किया है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर भी आपको याद रखना है, ये सारे आपके एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। हाल ही में सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैं भी डिजिटल 3.0। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान को शुरू किया गया है। यहाँ पर इसका उद्देश्य आप याद रखिएगा, इसका उद्देश्य यह है कि जो सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले होते हैं जो अपनी सामग्री को बेचते हैं, तो उनको मतलब कि डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने को लेकर के अभी हाल ही में इस अभियान को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि इस अभियान को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना, अभी पहले चरण के अंतर्गत ये देश के 223 शहरों में शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। हाल ही में प्रवासियों के संरक्षकों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 10 सितंबर 2021 को प्रवासियों के संरक्षकों का चौथा सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इस सम्मेलन को विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन द्वारा संबोधित किया गया। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि उनके अनुसार, यानी कि जो अभी वर्तमान में विदेश राज्य मंत्री हैं श्री वी मुरलीधरन, तो उनके अनुसार प्रवासियों के संरक्षण को नीले कॉलर वाले श्रमिकों के प्रवास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
तो एक ब्लू कॉलर श्रमिकों का वह सदस्य है जो कि शारीरिक श्रम या तो 1 घंटे की मजदूरी करके कमाता है या फिर किए गए कार्य की काम की मात्रा के अनुसार भुगतान पाता है। यहाँ पे देखिए पता लिखा गया भुगतान पाता है। और ये आपको ध्यान रखना, ये मतलब श्रमिकों का वह समूह होता है जो कि मतलब कि मतलब शारीरिक श्रम करता है, जो कि या तो 1 घंटे करके अपने मुनाफा कमाता, मजदूरी कमाता या फिर किए गए कार्य के अनुसार अपनी मतलब कि वेतन पाता है। ये आपको ध्यान रखना, इसे ही कहा जाता है ब्लू कॉलर श्रमिक। ये श्रमिकों का एक वर्ग होता है। अब इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था ब्लू श्रमिक कॉलर मतलब ब्लू कॉलर श्रमिक का जो शब्द का प्रयोग किया गया था ये पहली बार 1924 में किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 1924 से मुझे एक बात याद रहा है, 1924-25 में 1924 और 1925 के दौरान रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। ये प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्लेप सिंह राय इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी हाल ही में निर्लेप सिंह राय को नियुक्त किया गया। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है निर्लेप सिंह राय। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल की स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिए 1 सितंबर 1979 को इसका मतलब स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारे संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की। और आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाएं 2016 की तुलना में 2021 में कितना गुना बढ़ गया है? इस प्रश्न बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दिया था। यहाँ पर मैंने इस बारे में जो भी चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वो सारे मैंने आपको बताया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें। और ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उस बाद आपको डेमो पीडीएफ में मिलेगा और आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं और आपको पेड ग्रुप के बारे में तमाम जानकारी डिटेल में दे दूं कि आपको यहाँ पर मिलेगा क्या क्या। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ। ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो
तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।